तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार 2 लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 424 में आप सभी का स्वागत है। बाय द वे, मैंने ये बात की थी कि मैं नेक्स्ट नोवेल रिवर्स इंसैनिटी को लाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल में जिस दिन चैप्टर नहीं आएगी, मतलब ऑथर रेस्ट करेंगे, तो मैं उसी दिन उसके पहले मांगा को जो कि 96 चैप्टर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसको एक्सप्लेन करने में मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे, इसलिए जिस दिन ऑथर छुट्टी पड़ेंगे मैं उस दिन रिकॉर्ड करके कुछ दिन में एडिट करके डाल दूंगा। तो फिलहाल मैं उसी पल का इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे भी अभी स्वैलो स्टार की चैप्टर चल रही है तो उसको चलने देते। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफिन इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर से फाइट कर रहा होता और लगभग उनकी फाइट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि लूफिन उसको इस पॉइंट तक पुश कर चुका होता कि बंदे को अपने रियलम इनवॉइस को बुलाना भी पड़ता है। और इस चैप्टर में हमें उस फाइट को कट करके दिखाया जाता है कि लूफिन जीत चुका होता है। और अब फिर हमें एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के 22nd लेवल को दिखाया जाता है, जहाँ पर केओस डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से ट्विस्ट होकर रह चुकी तो टूटी हुई लग रही होती हैं। वहाँ पे फैब्रिक्स एक तरह से कह सकते हो किसी एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट की तरह फैल रही होती है। उसी के बीच में हमें एक पेक्यूलियर क्यूब से बंदे को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं मॉगजू होता है। अब लूफिन का सामना जिस फोर्थ स्कल्पचर से हुई थी वो मॉगजू की ही पीक फॉर्म समझ लो। आपको समझ में आ जाएगी कि जो स्कल्पचर्स मौजूद है वो इन्हीं सारे बंदों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो 5th स्कल्पचर्स होगी वो जिंगमैन की होगी फाइनल फॉर्म, और 6th वो सांजो की होने वाली, और 7th लूफिन का बाकी सबसे फाइनल सामना होने वाला है। एक साथ हो सकता, मतलब 1v26 या 20 देखने को मिल सकता है, जिसके साथ हमें मॉगजू को दिखाया जाता है, जिससे कि लूफिंग के आने का एहसास हो जाता है कि लूफिंग उसके लेवल में एंटर कर चुका है। जिसके साथ मॉगजू यहाँ पे एंटिसिपेशन में होता है कि अब वो आ चुका है। अब मॉगजू बताया जाता है कि ये बंदा इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के पाइनिकल में मौजूद है। मॉगजू एक इमॉर्टल एग्जिस्टेंस है जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स अपने सांजू से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है और इसकी क्लोज रेंज डिस्ट्रक्टिव पावर्स का तो सामना कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जो ह्यूमन एंसेस्टर्स और लॉर्ड्स हैं वो इससे क्लोज कॉम्बैट में कभी भी भूल कर भी फाइट करने की सोच नहीं सकते हैं, चाहे वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर हो या फिर कोई और बंदा, या अपने लॉर्ड्स में ही ले लो, कोई भी इससे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने की हिम्मत रखता ही नहीं है। इसकी मोबिलिटी, मूव करने की कैपेबिलिटीज काफ़ी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से इसको मूव करने में परेशानी तो होती है। इसकी पावर्स भी इसी वजह से डिफर भी हो जाती हैं, और यहाँ पर इसी मूवमेंट टेक्निक कम होने की वजह से ये एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के 22nd लेयर्स में ही अटक चुका है, जो कि सांजो और लॉर्ड जिंगमिंग से काफ़ी पीछे होता है। सांजो तो 27 पे होती है, लॉर्ड जिंगमिंग वो 26 लेवल में होता है। जिसके साथ वहाँ पे लूफिन एंट्री मार देता है। मॉगजू इसको देख कर कहता है कि तो तुम आ ही गए, और मॉगजू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है लूफिन से फाइट करने के लिए। इसी के साथ लूफिन उसके सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है, उसको देखना शुरू करता है, उससे पता चलता है कि कैसे यहाँ की पूरी केओस डिस्ट्रक्शंस रियलम टूटी हुई थी और वो मॉगजू की ही चारों तरफ घूम रही थी। मतलब कि वैसा समझ लो कि ये एक सेंटर है और सभी उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे। अब ये सीन लूफिन को वही 4th स्कल्पचर्स की याद दिलाती है कि कैसे वहाँ पे 125 स्मॉलर क्यूब्स थे जो कि मॉगजू को दर्शाते हैं। और ये समझो कि अभी मॉगजू इतना कमजोर है कि वो अभी एक सिंगल क्यूब में ही अपने फुल पावर्स को अनलीश कर पा रहा है। अब इसी के साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि 4th स्कल्पचर्स वो मॉगजू से काफ़ी ज़्यादा भयंकर होती है। वो सिर्फ क्लोज कॉम्बैट में ही नहीं भयंकर होती, बल्कि वो लॉन्ग रेंज अटैक भी काफ़ी खतरनाक कर रही होती है। और लूफिन के भी करंट कैपेबिलिटीज़ को वो 4th स्कल्पचर्स बहुत ही बुरी तरीके से सरपास कर चुका होता है। इसके साथ लूफिन सोचते हुए कहा था कि मॉगजू के पास पोटेंशियल है, हो सकता है कि आगे चलकर वो 4th स्कल्पचर्स के फॉर्म में भी इवॉल्व हो जाए, लेकिन फिलहाल में इसकी टेक्निक्स काफ़ी बेसिक है। आफ्टर ऑल अभी इसको क्रिएशंस किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब कि बंदे को टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अपने पावर्स पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ी है इसको ह्यूमन एंसेस्टर बनने के बाद। जिसके साथ मॉगजू लूफिन से पूछता कि तो बताओ आखिरकार मैं तुम्हें कैसे असिस्ट कर सकता हूँ।
1v1 करके या फिर मैं अपने आप को और रेम इनवॉइस से मिलकर तुम पे अटैक करने को कोशिश करूँ। तो लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि जैसा भी करो वैसा अच्छा ही रहेगा। मतलब लूफेंग बस उसको रिस्पेक्ट दे रहा होता है। लूफेंग की दुश्मनी इन्फिनिट सर्पेंट विंचेस्टर से काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मोगजू से लूफेंग की कोई भी दुश्मनी नहीं होती है। और यहाँ पर ये बंदा अकेले काम करता था, इमॉर्टल भी था और इसके पास बहुत ही पावरफुल एंटिटी इमोर्स थी। मतलब इसके दोस्त भी अच्छे खासे थे। इसी वजह से कोई भी फैक्शंस अपने मोगजू के अकेले होने के बावजूद इसके ऊपर दबाव नहीं डाल पाते थे, जिसके साथ मोगजू भी कहता कि ठीक है चलो हम लोग पहले 1v1 बैटल करते हैं। अब यहाँ पे उसके अंदर से क्यूब होती है, इसमें से बहुत ही टेरिफाइंग वेव्स निकलना शुरू हो जाती है, वो आसमान में फैलने लगती है और इसके अंदर बाउंडलेस एनर्जी मौजूद होती है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल होती है, लेकिन लॉर्ड्स और विंचेस्टर के लिए मोबिलिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। मतलब ये ज़्यादा स्पीड में मूव नहीं कर सकता है। भले इसकी स्पीड लॉर्ड के मुकाबले है अच्छी खासी, क्योंकि विंचेस्टर है बंदे, ये विंचेस्टर के हिसाब से काफ़ी फास्ट मूव करता है, लेकिन बाकी सबके कंपैरिजन में नहीं उतना ज़्यादा फास्ट मूव करता है। बात करें इन्फिनिट सर्पेंट विंचेस्टर और फेदर एम्पम, तो ये बंदे ऐसे हैं जो कि ओमनी प्रेजेंस को अचीव कर सकते हैं। मतलब ये सारे बंदे इतने स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब कि एक जगह है तो टेलीपोर्ट करके वो दूसरी जगह प्रेजेंट होंगे, जो कि इनकी काफ़ी भयंकर वाली पावर्स होती हैं। इसी के साथ लूफेंग अभी ब्लड कैन टेरिटरी के पावर्स को यूज़ कर रहा होता है और साथ में इसके स्टेप्स को भी यूज़ करता है। ब्लड कैन टेरिटरी के अंदर शैडो की भी पावर्स थी, तो लूफेंग शैडो की भी पावर्स को यूज़ करके घोस्टली स्पीड को पा सकता था शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। यहाँ तक कि लॉर्ड वुलान की बात करें तो लॉर्ड वुलान जो कि अपने 8 लॉर्ड में सबसे स्लोएस्ट है, उनकी बॉडी इतनी बड़ी ह्यूज होने के बाद भी वो अपने मौजूद से स्पीड में ज़्यादा होते हैं। उनकी स्पीड अपने मौजूद से ज़्यादा होती, जिसके साथ अपने मौजूद अपने लूफेंग पर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करते हुए उस पर अटैक करते हुए कहता कि छिपना मत, मेरे सामने छिपना मत, क्योंकि वो लूफेंग से डायरेक्टली हेड ऑन एंड कॉन्फ्रंट फाइट करना चाहता था। अगर यहाँ पर लूफेंग छिपेगा तो इस फाइट में मज़ा नहीं आएगा। अब लूफेंग भी वहाँ पे हिलता ही नहीं है, वो बस अपने सीने को चौड़ा करते हुए सुपरमैन की तरह वहीं पे खड़ा होता है। वो जरा सा भी हिलता नहीं है, वो वहीं पे एकदम से खड़ा हो जाता है। और लूफेंग जिस तरह का बंदा था वहाँ पर उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। मतलब हरा तो सकता था, लेकिन लूफेंग ऐसा बंदा बन चुका था कि पूरे के पूरे इंटायर इन्फिनिट स्पेस के अंदर कोई भी ऐसा बेइंग नहीं है जो कि लूफेंग को पीछे हटने पे मजबूर कर सके। लूफेंग अभी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था कि ये सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर जो कि क्लोज रेंज में आती हैं वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ये कितना ज़्यादा फॉर्मिडेबल। और तभी बूम ब्लास्ट होती है और लूफेंग को उस इम्पैक्ट का मज़ा चखने को मिलता है। मतलब लूफेंग को उसके बारे में पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और जो इमेंस क्यूब होती है उसे एपेक्स कहा जाता है। वो एपेक्स अपने लूफेंग के प्रोटेक्टिव एनर्जी लेयर के साथ टकराती हैं और लूफेंग की जो प्रोटेक्टिव लेयर एनर्जी बनी हुई होती है उसको 1.08 बिलियन एनर्जी की कोर्स की एनर्जी मिली होती है। और साथ में इसके अंदर ह्यूमन लाइफ एंड डेड डॉग की मिस्ट्रीज भी फॉर्म होती हैं। और इसमें बस इतना ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी सारी चीज़ें मौजूद थी। कह सकते हो कि लूफेंग के ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर्स काफ़ी पावरफुल होती हैं। इसमें ब्लड कैन की भी एट्रीब्यूट्स मौजूद थी, जैसे इमॉर्टल और शैडो की, लेकिन इन सभी के बावजूद दिखाया जाता कि वो अटैक लूफेंग के ऊपर आके टकराती है। वो एपेक्स जो होती है वो लूफेंग के प्रोटेक्टिव एनर्जी लेयर को टच करते हैं। जैसा उसको टच करती है ना, तो लूफेंग का जो लेयर प्रोटेक्शन होता है वो अंदर ही अंदर टूट जाता है और वो एक शार्प पॉइंट की तरह लूफेंग के उस प्रोटेक्टिव लेयर को भेद देता है और वो सीधे लूफेंग के उस ब्लड कलर ड्रॉप्स को भेदते हुए उसके स्किन, उसके टेंडन, उसके बोन्स तक में जाके लग जाती है। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर किसी ह्यूमन के अंदर एक सुई जैसे चीज़ को मारा गया है। लूफेंग की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन जो सामने वाला अटैक आया था तो वही एग्जांपल देख लो कि अपना ह्यूमन बॉडी है और सामने से कोई एक नीडल से हम पे अटैक कर रहा है और वो नीडल हमारी स्किन को भेदते हुए हमारे नस को, हमारे बोन्स तक चली जाई है। वैसे ही लूफेंग के साथ भी हुआ था, जिसको देखकर लूफेंग कहता कि ये तो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है। अब लूफेंग 4 स्कल्पचर्स के साथ फाइट कर चुका है, लेकिन वो 4 स्कल्पचर्स की पावर्स मौजू से बहुत ज़्यादा होती हैं। उस 4 स्कल्पचर्स को तो इतना ज़्यादा करने की कोशिश भी नहीं की थी, वो तो बस अपने लूफेंग को ऐसे ही सप्रेस कर दिया होता है। लेकिन यहाँ पे लूफेंग बस कहता कि इसको अपने मेथड्स को और भी अच्छा से रिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये और भी अपने आप को
पावरफुल बना सके। अब जो एपेक्स की शार्पनेस होती है वो ऑलरेडी इन्फिनाइट इन स्पेस के थ्योरी के लिमिट को भी सरपास कर चुकी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होती है। लू फेंग की प्रोटेक्टिव लेयर्स भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती लू फेंग के बॉडी को, और वो सीधे लू फेंग के दिल में, मतलब कह सकते हैं लू फेंग के अंदर वाली बोन्स को भी चीरते हुए अंदर तक जा चुकी होती, जो कि सच में दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा शार्प होगी, जो कि लू फेंग के साथ ऐसा कर सकता है। अब यही सब होती है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया जाता है कि आप इस बात से आप समझ लो मोक्जू की पावर्स, कि अगर मोक्जू किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसकी डजन्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारे इन्वेंचर्स मिलकर भी उसको रोक नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक फैटल ब्लो की तरह ही काम करता है। अब यही सब बताया जा रहा होता है कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें बातें हैं, और ये रेजिस्टर पॉइंट वो स्मॉलर और स्मॉलेस्ट भी होता है वो इन्फिनाइट स्पेस में, जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है। फिर उसके बाद हमें और भी पॉइंट्स बताया जाता है कि आखिरकार ये इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि लू फेंग की अभी बॉडी होती है वो नॉर्मल ओरिजिन वर्ल्ड के 1/3 साइज जितनी होती है, और इसी वजह से होता क्या है कि लू फेंग की इतनी बड़ी बॉडी होने के साथ उसके वाइटल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कंसिक्वेंटली कह सकते हो कि लू फेंग के वाइटल पॉइंट्स को खोजा ही नहीं जा सकता है, वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, और जब वो नीडल लाइक अटैक्स अपने लू फेंग पे आए हुए होते हैं तो लू फेंग के वो वाइटल पॉइंट को हिट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लू फेंग पे जो अटैक लगता है वो बहुत ही कम ही लगता है, और उस पर कोई असर ही पड़ता ही नहीं है। हेलो लू फेंग इसको ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंडेस्ट्रक्टिबल है, लेकिन इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा कम है। ये वैसा ही है कि जब तक आप देखोगे कि ह्यूमन पे भाला फेंक कर मारो तो वो मर जाएगा, लेकिन ह्यूमन के ऊपर नीडल से गिराओ तो उसे कुछ नहीं होता। लू फेंग के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जो मोक्जू की अटैक्स थी ना वो किसी भाले की तरह नहीं थी, वो नीडल्स की तरह थी। लू फेंग के वो ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर पा रही थी, और जब तक आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी हजारों दफ़ा नीडल्स को न मारा जाए, या फिर कह सकते हो किसी वाइटल पॉइंट जैसे हार्ट के अंदर या फिर आंखों के अंदर या फिर सर के अंदर दिमाग के अंदर मारो तो मर जाएंगे, वो वाइटल पॉइंट हो गई। वैसे ही मोक्जू अपने वाइटल पॉइंट को हिट नहीं कर पा रहा होता लू फेंग के ऊपर, जिसके साथ ऐसे ही चलने लगता है, वो अटैक्स होने लगते हैं। अब ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने में नहीं जाऊंगा, जिसके साथ मोक्जू वहाँ पे कर्व को ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि लू फेंग इन्वेड नहीं किया बल्कि उससे हेड ऑन फाइट करा। इसलिए वो लू फेंग से कहता है कि लू फेंग क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे हेड ऑन फाइट कर सको, मैं तुम्हारे जैसे ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब ये बंदा एक बार लॉर्ड जिंगमैंग से भी फाइट किया था, लेकिन लॉर्ड जिंगमैंग जब इस बंदे के सामने भी खड़े होते हैं तो इस बंदे की स्पीड इतनी ज़्यादा कम होती है, या फिर कह सकते हो कि ये बंदा इतना काबिल था ही नहीं कि वो अपने लॉर्ड जिंगमैंग को टच भी कर पाए या हर्ट भी कर पाए। लॉर्ड जिंगमैंग कभी भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इतने खतरनाक बंदे से हेड ऑन हेड कन्फ्रंटेशन कर सके। इसी वजह से कह सकते हो कि उनके बीच में वैसी वाली फाइट दिखी नहीं जैसा कि मोक्जू चाहता था। मोक्जू हमेशा से चाहता था कि उससे हेड ऑन हेड फाइट कर। और सांजू की बात करें तो सांजू खुद को एक एंडलेस फ्लेम के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकती, वो खुद को ऑमनीप्रेजेंट बना सकती, जिसकी वजह से वो बंदा उसके ऊपर हेड ऑन हेड फाइट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बंदी एक जगह यहाँ पे रहेगी तो दूसरी जगह वहाँ चली जाएगी, और ये बंदा अटैक करते रह जाएगा और यहाँ थक जाएगा, कुछ नहीं होगा, ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन लू फेंग के पास इमेंस पावर्स होती है, जिसकी वजह से वो मोक्जू से नेचुरल है कि वो पूरी तरह से हेड ऑन फाइट करने के लिए ही चला जाएगा। जिसके साथ लू फेंग भी वहाँ पर रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे ओपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब वो वहाँ पे लू फेंग उसी के एक्सट्रीम पॉइंट टेक्निक के एसेंस को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये अपने इस एक्सट्रीम पॉइंट टेक्निक को यूज़ कैसे करता है, इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती हैं इतने छोटे होने के बावजूद। अब यहाँ पर लू फेंग उसको देखता कि कैसे वो शार्प पॉइंट वो मैटर से नहीं बनी थी, मतलब जो नीडल्स लाइक अटैक आ रहे थे वो किसी मैटर से नहीं बनी थी, जैसे नीडल्स आयरन ये सब स्टील के बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शार्प नीडल थे ना वो लॉस से बने हुए थे, वो खुद लॉज से बने हुए थे। जैसे अपना लू फेंग वो डॉ से बना हुआ है, ये नीडल्स वो लॉस से बने हुए होते हैं, और ये पॉइंट ये थ्योरेटिकल लिमिट्स को भी सरपास कर चुकी होती है। चाहे यहाँ पे कोई भी एनर्जी इंडिपेंडेंटली क्यों ना एग्जिस्ट करे, यहाँ पे सिर्फ लॉज ही उसको इंड्यूर कर सकते हैं। ज़्यादा समझने की कोशिश ना करो क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, बस ये समझ लो कि वहाँ पे वो लॉज से अपने लू फेंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, वो एक जगह इसको गवर्न करता है। अब लू फेंग भी हिनवान ब्लेड डॉ को इसी वजह से सीख रहा था ताकि वो डिस्ट्रक्टिव पावर्स को सारी चीज़ों से काट कर रख सकें, क्योंकि जब भी
लाउज आता है तो मैटर को वो इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन मोक्जू के इनेंट टैलेंट से वो इसमें काफ़ी पीछे हो जाता है। लू फेंग डिस्ट्रक्शन पावर्स को इतने हद तक सीख पाया क्योंकि उसके पास टैलेंट थी, लेकिन मोक्जू के पास उतनी टैलेंट थी नहीं कि वो इसको ग्रैस्प कर सके। इसके साथ मोक्जू भी वहाँ पे कहता है कि ठीक है आजा फाइट करो, लेकिन केयरफुल है ना, वो लू फेंग के ऊपर लगातार अटैक करने लग जाता है। लू फेंग भी हैंड ऑन हैंड फाइट करता है और वो भी अपने डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स और अपने ओपोनेंट्स के डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स को भी केयरफुली स्टडी करना शुरू कर देता है, जिसके साथ मोक्जू वहाँ पे सोचते भी कहता है कि मेरी एक्सट्रीम पॉइंट वो इनविंसिबल है, लेकिन ये एक्सट्रीम पॉइंट काफ़ी ज़्यादा छोटी है जिसकी वजह से मैं अपने एनिमी के कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रॉय तो कर देता हूँ, लेकिन जो डैमेज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और फाइट करते करते उसे लू फेंग के बारे में पता चल जाता है कि भले ही उसके पास अच्छी खासी डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, लेकिन वो लू फेंग को डैमेज दे ही नहीं पा रहा है। लेकिन उसी के साथ हमें पता चलता है कि कैसे उसका फ्रेंड कैफ्यूजी होता है। वो उससे एक बार कहा था कि यार मैंने तुम्हें एक स्कल्पचर्स भी देखा था जो कि इवॉल्व हो रखा था, और ये स्कल्पचर्स वही 4 स्कल्पचर्स के बारे में बात हो रही है, और हमें पता भी चल जाता कि कैफ्यूजी ही वो बंदा होता है जो कि वहां पर जा चुका है, और एक तो सांजुओ वो तो जा ही चुकी है। जिसके साथ उसे याद होता है कि कैसे उसने खुद को उस स्कल्पचर्स के अंदर स्प्लिट किया था, वो भी 125 वर्जन्स में। और ये बंदा कहता कि मैंने खुद ये ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं अपने आप को स्प्लिट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी हर एक फ्रैगमेंट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और वहाँ पर मेरी पावर्स काफ़ी कम हो जाती है, वो बढ़ती नहीं बल्कि वो और घट जाती है। और मोक्जू अपने इसी इवोल्यूशन स्ट्रैटेजीज के बारे में याद करने लगता है, लेकिन कैफ्यूजी इसको गाइड भी करता है कि देखो तुम्हें कैसे इसको पाना है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया था कि उसे कैसे इवॉल्व होना है। यहाँ तक कि अगर वो इवॉल्व भी होगा तो उसे पता ही नहीं था कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर कैसे बना पाएगा। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, लेकिन उसी के साथ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि फाइट करते करते क्या था कि मैं समझ गया। अब लू फेंग जिस बंदे ने सेवरिंग पावर और कई सारे हिनमैन ब्लेड डाउ को मास्टर कर रखा था पहले से ही, वो अपने इस बंदे के शार्पनेस पावर्स की मिस्ट्रीज को समझना शुरू करता है। वो समझ भी जाता है कि ये कैसे अपने शार्पनेस को यूज करता है। पता चलता है कि मोक्जू के पास एक डिवास्टेटिंग पावर्स मौजूद हैं जो कि इसके जन्म के साथ ही इसके साथ हैं, जो कि पावर ऑफ एक्सटर्मिटी होता है, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से इसके पास इतनी भयंकर वाली डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती हैं। वहीं पे पावर ऑफ एक्सटर्मिटी इसके पास अपनी इमॉर्टैलिटी की पावर्स दिखाती है। मोक्जी और चूसिन हिनवान एंचेस्टर वो दोनों एक्सट्रीम वाले बंदे हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्लाइटनेस एनहांसमेंट भी इनके पावर्स को काफ़ी स्लोली दिखाती है। मतलब कह सकते हो कि जो अपने मोक्जू है और चूसिन हिनवान एंचेस्टर उनकी पावर एक्सट्रीम लेवल की है, लेकिन इनको लेवल अप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और उनकी थोड़ी सी भी पावर्स बहुत ही मुश्किल से बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर इनकी पावर्स अच्छी खासी बढ़ी तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये शुरुआत से ही एक परफेक्ट बंदे थे। चूसिन हिनवान चेस्टर्स की बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, उसको पावर्स उसकी वाइटलिटी काफ़ी ज़्यादा। वहीं पे मोक्जू वो लोग डिस्ट्रक्टिव पावर्स में तो अपने सांजुओ तक को राइवल कर देता है, जबकि उसके पास उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी क्योंकि उसे वैसा चांस ही नहीं मिला। उसे एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन, एबिस ऑफ माउंटेन में जाने का टाइम ही नहीं मिला, वरना उसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती। अब यहाँ पर लू फेंग उससे फाइट करने लगता है और वो उसके और भी ऑब्जर्वेशंस करना शुरू करता है। लू फेंग अपने हिनवान ब्लेड डॉग के टेक्निक को भी टेस्ट करना शुरू करता है और यहाँ पर फाइट होने लगती है। मोक्जू भी इंजॉय करने लगता है, लेकिन मोक्जू को फाइट करते ही पता चल गया कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने 90 रियलम इनवॉइस को भी समन कर लेता है। यहाँ तक कि वो उन सबके साथ बैटल करते हुए भी लू फेंग को हार्म नहीं पहुंचा पाता। उसी के साथ लू फेंग अपनी ब्लेड फॉर्मेशन से बड़ी आसानी से इरवेलम इनवर्स को क्रश कर दे रहा होता है और एक सर्टेन मूवमेंट में मोक्जू भी हकलाने लगता कि क्या वो इसके खिलाफ कुछ कर भी सकता। मतलब कि उसे भी पता चल जाता कि वो लू फेंग को नहीं हरा सकता, क्योंकि लू फेंग उसको तो नहीं बल्कि वहाँ पे इरवेलम इनवर्स को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। इसके साथ यहाँ पे लू फेंग दिखता है कि कैसे बंदा खुद सदमे में चला गया है, इसलिए वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता। एक सिंगल स्टेप में वो 23rd लेवल में चला जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता है, वहाँ सिर्फ रियलम इन्वॉल्व होती है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि जो अभी फाइट चल रही थी वो सारे बंदे देख रहे होते हैं और सबको पता चल ही चुका था कि कौन जीतने वाला है। मोक्जू की वीकनेस काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, इसी वजह से वो लू फेंग के सामने नहीं स्टैंड आउट कर सकता था। उसी के साथ 23rd, 24th, 25th लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, तो उससे युवान ही मतलब कह सकता हो कि यहाँ पर ये सारे पूरी तरह से खाली होते हैं। वहाँ पर इस लेवल को 23rd, 24th, 25th
लेवल को युवान, बिंगफेंग, हिनवान चेस्टर, इन्फिनाट सर्पेंट, हिनवान चेस्टर, मौजू ये सभी पाने की कोशिश की थी, लेकिन सभी फेल हो चुके थे। लेकिन लूफेंग बड़ी आसानी से एक एक करके 23, 24, 25 लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को पास करता और क्लियरली वो 26 लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में चला जाता है, जहाँ पे लॉर्ड जिंगबैंग मौजूद होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है कि लूफेंग वहाँ पे टेम्पररी सेटल होता है, फाइट नहीं करता, क्योंकि अपने लॉर्ड से कौन ही फाइट करने लगा, जिसको देखकर बाकी के निराश हो जाते हैं कि इनको तो फाइट करना चाहिए था। लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है लूफेंग क्यों ही फाइट करने जाएगा। इसके साथ हमें सीन चेंज कर लैंड ऑफ ऑरिजिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड युवान, लॉर्ड जिंग, लॉर्ड वुलन, लॉर्ड मिंगवांग, लॉर्ड नाइगु, लॉर्ड जिंगमैंग, लॉर्ड मोमेंट ये सातों लॉर्ड्स लूफेंग से मिलते हैं। वहाँ पे युवान इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि लूफेंग क्या तुम्हें ओपोनेंट्स की जरूरत है। तो वहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग भी बीच में बोलते हैं कि हमारे लॉर्ड्स के बीच में स्पार कराना ये कॉमन मत कर दो, मतलब कि यार इसमें फाइट तो कर सकते हैं, कॉमन भी बना दो, लेकिन इसको पब्लिसाइज नहीं करना है, मतलब हम सबको सीक्रेट में फाइट करना है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हम सातों तुम्हारा एक एक करके मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पर लॉर्ड जिन में भी लूफेंग भी तब देखकर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार हम दोनों में से किसकी डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस काफी ज्यादा सुपीरियर है। लॉर्ड एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते थे, तो इसलिए वो लूफेंग के बारे में भी अच्छे से समझते थे कि लूफेंग की जो हिनवान लाइफ एंड डेड डॉ है वो लाइफ के अराउंड सेंटर करती है, इसलिए जो उसका सेकंड सबसे इजीएस्ट हिनवान लेवल डॉ होने वाला है वो तो डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस ही होने वाला है, जहाँ पे लॉर्ड मोमेंट सबसे पहले बोलते हैं कि सातों लॉर्ड में से सबसे लास्ट लॉर्ड मैं ही बना था, तो मैं सबसे पहले फाइट करना चाहूंगा। तो लूफेंग भी वहां पे हामी भरता है, कहता है कि ठीक है तुम सबका शुक्रिया, तो मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा। अब यहाँ पे बताया जाता है कि लूफेंग एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के टाइम में कभी भी लॉर्ड से फाइट नहीं किया था, वो इसलिए क्योंकि लॉर्ड्स के बीच में फाइट वो पब्लिसाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पे लैंड ऑफ ऑरिजिन में जाते हैं ताकि वो फाइट कर सके। अब रियलिटी की बात तो ये थी कि लॉर्ड्स कमजोर नहीं थे, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, एटलीस्ट उनके पास वन हाईएस्ट लेवल हिनवान लेवल डॉ मौजूद थी, जो कि उनके हाईएस्ट कॉम्बैट प्रावर्स को दिखाती है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि लैंड ऑफ ऑरिजिन में आठों लॉर्ड्स अपने सिर्फ 10% एनर्जी रिजर्व्स को ही रखते हैं, जो कि 10% काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी वो 1v1 कन्फ्रंटेशन में लड़ते हैं, वो सभी लूफेंग से फाइट करते हैं। अब यहाँ पे सबके अलग अलग डॉज थे, तो वो अपने अपने डॉज में महारत हासिल किए हुए थे, तो सबको अपनी काबिलियत अच्छे से पता थी और लूफेंग से फाइट करना चाहते थे। अब यहाँ पे उसी 10% में फाइट होती, जो कि क्या सकते हो कि भयंकर वाली नहीं होती, बस एक फ्रेंडली स्पार होती है। और यहाँ पर लूफेंग अपने हिनवान ब्लेड डॉ को हर एक एंगल से टेस्ट करने लगता है, युवान फॉर्मेशन से, लॉर्ड मोमेंट, लॉर्ड जिन, लॉर्ड मिंगवांग वो अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर से, लॉर्ड अपने जिंगमैंग वो तो अपने टाइम एंड स्पेस से लूफेंग के साथ खेलने लगता है। और यहाँ पे यही चीजें हो रही होती है। अब इन साइड ट्रायल से लूफेंग को और भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है और लूफेंग की हिनवान ब्लेड डॉ और भी क्लियर होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ हमें एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस 26 लेवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली लूफेंग उसमें अपनी आंखें खोलता है, अपने सामने ही लॉर्ड जिंगमैंग को पाता है। इसके साथ वहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग उससे कहते हैं कि अगर तुम विश करो तो तुम अभी ही अपने हिनवान ब्लेड डॉ को इस्टेब्लिश कर सकते हो। मतलब लूफेंग अपने लॉर्ड्स के साथ फाइट करते करते इतना महारत हासिल कर चुका था कि वो अभी ही चाहे तो हिनवान ब्लेड डॉ को इस्टेब्लिश कर सकता है, अपने सेकेंड डॉ को इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन लूफेंग यहाँ पे कहा था कि हाँ मैं अभी किसी भी टाइम अपने हिनवान ब्लेड ऑफ डॉ को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। अब यहाँ पे यही 8 लॉर्ड से उसको बैटल करते ये पता चला, उस दौरान पता चला कि वो कैसे अभी हिनवान ब्लेड डॉ को ओवरवेलमिंग तरीके से फॉर्ज कर सकता है। लेकिन लूफेंग यहाँ पे कहता है कि लेकिन फिर भी मेरे पास एक और बैटल है जो कि मुझे लड़नी है, और वो 27 लेवल की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मेरी ये फाइनल बैटल सांजो के साथ होने वाली है, जिसके साथ मैं फाइट करके अपने हिनवान ब्लेड डॉ को एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। तो लूफेंग मतलब लॉर्ड जिंगमैंग भी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ठीक है। लूफेंग कहता है कि मैं चल रहा हूँ, जिसके साथ वो एक स्टेप में 27th लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में चला जाता है, जहाँ पे सांजो मौजूद थी। और सांजो ही लूफेंग के इस ट्रायल का फाइनल ओपोनेंट होने वाला है, जिसके पास सबसे भयंकर वाली डिस्ट्रक्टिव पावर्स मौजूद होती है। और इस मोमेंट पे पूरे के पूरे इन्फिनाइट स्पेस में जितने भी हिनवान चेस्टर्स थे, लॉर्ड्स लेवल बेंग्स थे, वो सभी टाइम एंड स्पेस के थ्रू वॉच कर रहे थे और कोई भी ये बंदे इस बैटल को मिस करने पे नहीं लगे थे। और कह सकता हूँ कि कल वाली बैटल्स बहुत ही भयंकर होने वाली हैं, जब तक कि लूफेंग फिर से एबिस ऑफ माउंटेन में ना चला जाए। इसलिए कल वाली एपिसोड काफी अच्छी होने वाली। देखते कि लूफेंग आखिरकार लॉर्ड सांजो को कैसे हरा पाता है, क्योंकि लॉर्ड सांजो भी काफी भयंकर वाली पावर्स को पोजेस कर दी, वैसे ही उसे नंबर 1 का दर्जा थोड़ा ना मिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।